हेलो है, नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडीट्यूड में। और आज हम एक बार फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करने आए हैं। हम पढ़ रहे हैं एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, और उसमें हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन आज हमारी बारी है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने की। तो इतिहास को रटना नहीं है, हमें समझना है, पढ़ना है। तो रुकेगा जरूर, अगर रटना है तो आप जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ के आए, जो हमारी पिछली वीडियो है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को जानेंगे तो कुछ ऐसी बातों को हम जान पाएंगे जो थोड़ा समझने में ना आसानी हो जाएगी। फिलहाल तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ही। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसकी जो सर्वेक्षण विभाग के उस समय महानिदेशक कौन थे, और सिंधु घाट की जो मतलब क्रेडिट आप कह सकते हैं वो किन को जाता है। तो आपको बता दें कि सिंधु जो सभ्यता थी उसकी खुदाई राम बहादुर दयाराम साहनी ने। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये याद करना कि उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, कौन थे? सर जॉन मार्शल महानिदेशक थे। और खुदाई किसने करवाई थी? राय बहादुर दयाराम साहिनी ने। याद रखिएगा, और सन भी याद रखिए, 1921। आगे बढ़ूं उससे पहले थोड़ा ना हम इसको समझते हैं आसान भाषा में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सभ्यता। देखिए, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि आप प्रागैतिहासिक काल पढ़ के आए। क्यों कहा? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में हमने ये जाना कि जो मनुष्य था वो जब धरती पर किस तरीके से उसने अपना विकास किया। जहाँ पहले वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए शिकार पर था, यानी कि उसकी पूरी जीविका ही शिकार पर निर्भर थी। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा, उसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार करने के बाद उसने नई नई खोजें की। तो उसने क्या, एक पहिए का भी आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार करने के बाद औजार बनाने शुरू करे उसने। और पहली औजार कौन सा था? अगर आपको याद होगा तो कुल्हाड़ी। उसने पहला औजार जो बनाया था वो कुल्हाड़ी बनाई थी। वहां से उससे जो खेती करना वो बहुत ही आसान बनता गया। तो एक स्टेज आई। लेकिन अब यहाँ पर सभ्यता वर्ड आ रहा है। तो सभ्यता जब वर्ड जहाँ आ जाता है तो वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक ये डेवलप सोसाइटी थी, सभ्यता थी जो डेवलप थी। अब देखिए, डेवलप के अलग अलग मायने होते हैं। आज आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे तो कंप्यूटर भी नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, ये नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो डेवलप नहीं थी। भाई, हर सोसाइटी अपने अपने अनुसार ही डेवलप करती है ना। आप ये जानिए कि उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हमारे पास नहीं थी। तो इस सिलसिले में आप उन्हें डेवलप कह सकते हैं। तो हर सभ्यता अपने अनुसार डेवलप करती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास अब कंप्यूटर ही होगा तभी वो डेवलप होंगे। उनकी नगर योजना को जानी कि कैसे उन्होंने नगर व्यवस्था कर रखी थी। सारे घर एक से बना रखे थे। जो नालियाँ थी वो कितना अच्छा बंदोबस्त उन्होंने कर रखा था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बरसात आता है, आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में पानी भर जाता है। कैसे? यही चीज़ तो है ना। अलग अलग मायने हो सकते हैं। देखिए, वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन क्या है कि हम इतिहास को समझते हैं, रटते नहीं हैं, और इस पे हमें गर्व भी है। तो अगर आप थोड़ा समय दे सकें और सीख सकें अच्छे से तो आप मेरे साथ रुकेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल के समय की, और 1921 में ये काम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में भी रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? अब देखिए, ये एक पॉइंट और निकल के आए। सारे एग्जाम्स को आपको पढ़ रहे हैं उसके सिलसिले में आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम के हैं, कुछ की पॉइंट्स हम निकाल के लेके आए हैं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं लाए। देखिए, उम्मीद करूंगा कि मैं एक ही वीडियो में समझाऊं। नहीं हो पाया तो हम इसको दो पार्ट्स में जानेंगे। देखिए, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय जो लोग थे वो यहाँ के निवासी कहे जाते हैं। सिंधु सभ्यता या संवैत सभ्यता
नगरीय सभ्यता थी। जैसा कि अभी हमने जाना कि अभी डेवलप काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर अब नगर हो चुके थे। हमने प्रागैतिहासिक काल में जाना कि जहाँ पर उन्हें शिकार मिल जाता था, वो वहीं पर ही रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से उन्होंने सोसाइटी डेवलप शुरू करना शुरू किया ना, परिवार ये सब तो वो जानते नहीं थे ना। तो धीरे धीरे उन्होंने एक साथ रहना शुरू किया, क्योंकि अब वो क्या करने लगे थे, खेती पर धीरे 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 खेती पर निर्भर होने लगे थे, कृषि पर निर्भर होने लगे थे। तो इस तरीके से वो आपस में रहने भी लगे मिलके। तो इस तरीके से धीरे धीरे समय निकला, और अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर क्या था कि नगरीय व्यवस्था थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा इनकी भाषा भी थी, काफ़ी कुछ है वो हम जानेंगे कि धार्मिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा ये जानने को मिलेगा कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। लोथल एवं जो सुतकोंडा है वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। अब आप देख रहे हैं बंदरगाह भी वहां बना रखे थे। इसका सीधा मतलब क्या निकलता है भाई? बंदरगाह बना रखे थे, ठीक है, मैं मान सकता हूँ, कहेंगे ये कौन सी आम बात है, लेकिन इससे आपको पता चल रहा है ना कि वहां पर व्यापार होता होगा। जब बंदरगाह थे तो इसका मतलब व्यापार भी होगा, और वो पूरी दुनिया से जुड़े हुए भी होंगे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो अब जुते हुए खेत हमने देख ही लिया था, खेती करना सीख ही रहा है। तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग भी किया गया। आप देख रहे हैं कितनी जो चीज़ें नई नई आपको जानने को मिल रही हैं। तो इतिहास को ना थोड़ा रोचक बना के पढ़िए। और मैं आपसे कहूँगा, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप थोड़ा इमेजिनेशन भी लाएं। अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ तो दिमाग में सोचते रहें कि कैसे क्या होगा। तो जब आपके इमेजिनेशन में रहेगा तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा आया तो आप बहुत जल्दी उसका आंसर दे पाएंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्ना सागर है, वो संभवतः संवै सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो ये सबसे बड़ी इमारत अभी तक के हमें पता चली है, अब बाकी तो नई नई खोज होती रहती हैं, हो सकता है नई अपडेट आ जाए, या ऐसा कह सकते हैं कि लगभग यही सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त विशाल स्नान गृह मिला है, ये एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य में स्थित जो स्नान कुंड है, वो देख रहे हैं 11.88 मीटर लंबा है, और 7.01 मीटर चौड़ा, और 2.46 मीटर गहरा है। यानी कि अब उन्होंने विशाल स्नानागार भी बना रखा था, और अगर आप अपनी मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो आप इसे स्विमिंग पूल आज बनाते हैं। तो काफ़ी डेवलप थी। बता दें कि इसकी पीडीएफ दोस्तों अवेलेबल है, बिल्कुल पीडीएफ हमने फ्री उपलब्ध करा रखी है आपके लिए। वीडियो भी बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी वीडियोस के लिए हम नहीं चाहते कि आप किसी तरीके का हमें पेमेंट दें अभी। और दूसरी बात कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े कोचिंग्स में नहीं जा पाते हैं। हम ये मानते हैं कि उनके बराबर तो आपको नहीं दे सकते कंटेंट, लेकिन हाँ, जितना हमारे पास क्षमता है हम उसके अनुसार तो आपको कंटेंट अच्छा दे ही सकते हैं। बाकी आपके हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल हम आपको और अच्छे से अच्छी जानकारी देंगे। देखिए, जो 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, आपको बता दूं यहाँ पर, और जो 6 बड़े बड़े जो नगर हैं मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो तो आपने जाना ही है। अच्छा, मुझे याद आया दोस्तों कि एक पिक्चर भी आई थी ना इसी पर, मोहनजोदाड़ो करके एक मूवी थी। हाँ, ऋतिक रोशन थे उसमें, तो वो मूवी आपने देखी होगी। अच्छा, उस मूवी को देखकर आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि कैसी सभ्यता थी। काफ़ी कुछ उन्होंने ड्रेस का जो वो सेटअप वही बनाने की कोशिश करी, जो बिल्डिंग थी वो भी वही बनाने की कोशिश करी। तो ऐसा है ना, मूवी भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप उसको पूरी तरीके से विश्वास कर लीजिए। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, इमेजिनेशन अपने माइंड में लेके चलिए। जब आप हिस्ट्री पढ़े तो वो मूवी आप देखिए। आप उससे मतलब नहीं है आपको क्या लव मैरिज है, क्या वो सब है, कुछ नहीं है। आप थोड़ा, जो हम स्टूडेंट हैं, हम हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो हम उस मूवी में भी देख सकते हैं कि बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो इमेजिनेशन एक बिल्ड करेगी आपके माइंड में, तो उसे भी ज़रूर देख सकते हैं आप। देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौरीविला, राखी गढ़ी और कालीबंगन, ये जो थे 6 सबसे बड़े शहर की संख्या दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा ठोस साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पश्चिम पुरा स्थल है दोस्तों, वो नदी के किनारे स्थित कौन सा है? सुटकौंडाडेर है, जो बलूचिस्तान में है इस समय।
है ना। और पूर्वी परास्थल जो हिंडन नदी के किनारे है वो कहाँ पर है, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ी सभ्यता है ये, कहाँ से, कश्मीर से लेकर अभी हम उत्तर प्रदेश तक आ गए हैं, गुजरात, कितने बड़े एरिया में, उधर अब तो काफी पार्ट पाकिस्तान में भी चला गया, तो वहां तक फैली हुई थी ये। अब जो उत्तरी परास्थल चिनाब नदी के तट पर है वो अखनूर के निकट जम्मू कश्मीर, देखिए मैंने कहा ना कश्मीर तक है ये। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ी है ये। देखिए दक्षिणी परास्थल जो है, हम बात करते हुए चल रहे हैं ना, देखिए एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो पश्चिमी, हम चारों दिशाएं जान रहे हैं, आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पश्चिमी जो है परास्थल है वो कहाँ है, दशक नदी के किनारे है, सुट कौंडाडेर बलूचिस्तान में। अब पश्चिमी हो गया, अब पूर्वी की बारी है, याद ध्यान देते रहिए। पूर्वी वो कहाँ है, हिंड नदी के किनारे है, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर, पूरा पश्चिम हो गया, अब उत्तर आ जाते हैं, तो उत्तर कहाँ है, परासल चिनाब नदी के तट पर है अखनू नदी, यानी कि जम्मू कश्मीर। अब हमारा दक्षिण बचा, पूर्व पश्चिम उत्तर हम जान चुके हैं, तो दक्षिण प्रस्थल गोदावरी नदी के तट पर है, और दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। ओहो, महाराष्ट्र तक देखिए, लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो लगभग 11 मिनट की बन चुकी है अब तक। मैं नहीं चाहता कि आपसे थोड़ा और ज़्यादा समय लूं, क्योंकि अगर आप एक साथ सब पढ़ेंगे तो माइंड में नहीं जाएगा। अभी तक हमने मोटा माटी बात करें तो हमने क्या क्या जान लिया।